नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज नए चैप्टर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। देखते हैं कि पिछली जो मेरी वीडियो रही है वह भारत के अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी पर हमने चर्चा किया था और उसके विषय में हमने डिटेल में बताया भी था। और जिस तरह से आपके वनडे कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह से भी हमने चर्चा किया था। तो आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है ना, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य कौन से हैं, कौन सी शक्तियां हैं, उसके वेतन कितने हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ उसकी नियुक्ति कौन करता है, इसके संबंध में भी आपके जो कंपटीशन है वो उसमें प्रश्न बराबर पूछता रहता है। जैसे जो साथी हमारे चैनल को हमारे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। इस पे भी जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होगी मैं उसे दूर करूंगा। देखिए, ये जो चैप्टर है ये मुख्य रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है ना, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और भारत का महान्यायवादी, जिसे आप कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत थोड़े शब्दों में जैसे इस तरह समझेंगे कि जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का प्रमुख कानून मंत्री होता है या ये कानून का अच्छा जानकार होता है, जो सरकार को विभिन्न प्रकार के कानूनी मामले पर सलाह देता है, महान्यायवादी। ठीक है ना, और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो सॉलिसिटर जनरल यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मुख्य रूप से कार्य होता है कि भारत सरकार के या राज्य की सरकारों के, संघ या राज्य के फाइनेंशियल जो व्यवस्था है, वित्त संबंधी जो व्यवस्था है, उसकी संपरीक्षा ये करता है। बहुत थोड़े शब्दों में समझ सकते हैं आप। तो जैसा कि नाम से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला है या फाइनेंस से जुड़ा हुआ विषय है। महान्यायवादी वह प्रमुख कानूनविद होता है जो भारत सरकार को विभिन्न कानूनी मामले पर सलाह देता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के कार्य अलग हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्य अलग हैं। हमने बताया था कि इसका जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसका हमने बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 76 में उसका वर्णन है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आप कहते हैं, उसका जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर वनडे कंपटीशन में पूछता है। कभी कभी पूछता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य यह वर्णन किया गया है। ठीक है ना, जैसा कि ये भी बताना जरूरी है कि महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी के बाद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद होता है वो दूसरे क्रम में है। ठीक है ना, यानी महान्यायवादी के बाद जो पद है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ही पद माना जाता है। और यह वैधानिक रूप से उल्लेख भी किया गया है कि दूसरा पद जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है। ठीक है ना, हमने बताया, थोड़े शब्दों में आपको बताया, जो इसका मुख्य कार्य है यह संघ तथा राज्यों की सभी वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण रखता है। जो संघ की, ठीक है ना, जो संघ की है और जो राज्य की वित्तीय प्रणाली है उस पर नियंत्रण, ठीक है ना, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो भी फाइनेंशियल समस्याएं हैं या फाइनेंशियल जो बातें हैं, सभी फाइनेंशियल या वित्तीय संबंधी देख रेख करना या संपरीक्षा करना, ठीक है ना, उस पर उसका नियंत्रण करना, ये सभी कार्य किसके हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। देखिए यहाँ पे भारत शब्द जोड़ दिया गया, तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है तो ये संघ का होता है। ठीक है ना, राज्यों का भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है जो राज्य के फाइनेंशियल व्यवस्था या वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण रखता है। तो इसको भी जानना जरूरी है।
ठीक है ना। तो यह है भारत का नियंत्रक वहाँ महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्यों की सभी वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण रखता है। आगे देखेंगे इसको जो हटाने की प्रक्रिया है, तो इसको जो हटाने की प्रक्रिया है, संसद के दोनों सदनों में समादेश या साबित कदाचार के आधार पर इसे, या असमर्थता के आधार पर ना, साबित कदाचार के आधार पर या असमर्थता के आधार पर और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। तो जैसा कि जानते होंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में चलती है। तो यूं कहें कि जैसे ये पूछता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस आधार पे हटाया जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पे हटाया जा सकता है, ठीक है ना। ये भी सभी बातें पूछता है। तो यूं कहें कि समादेश पर साबित कदाचार के आधार पर या असमर्थता के आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। इस तरह की बातें हैं। अगला देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में भी चर्चा कर लेते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है ना। तो नियुक्ति के संबंध में हमने बताया था कि ये संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर, संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। किसकी सलाह पर करता है? तो संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर यह नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये भी क्वेश्चन जो है कई तरीके का पूछता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। शब्दावली बदल के भी प्रश्न पूछ देता है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये शब्दावली में भी आप कंफ्यूज कर जाते हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल में भी। तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछने का कंपटीशन में तरीका अलग अलग है, वो आपको थोड़ा भ्रम में रख के भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। आगे हाँ, नियुक्ति जो है हो गई, राष्ट्रपति के द्वारा हो गई। देखते हैं शपथ, है ना। अब इनको शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाता है? तो जो व्यक्ति नियुक्त करता है वही व्यक्ति क्या करता है? शपथ भी दिलाता है। इस सीक्वेंस से समझेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें शपथ दिलाया जाता है। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना होता है, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है ना, यह राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से शपथ नहीं दिला पाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के भी, संवैधानिक प्राधिकारी के समक्ष जो है यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शपथ लेता है। तो शपथ जो है कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है ना। ये भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अगला देखते हैं कि इनकी पदावधि या कार्यकाल कितना है, ठीक है ना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल कितने हैं या पदावधि कितने हैं? तो 6 वर्ष, ठीक है ना। इसको जानना जरूरी है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 6 वर्ष के लिए होती है, ठीक है ना। 6 वर्ष के लिए की जाती है। लेकिन 65 वर्ष की आयु पूरी ना किया हो, यानी कि ये देखिए दोनों बातें हैं कि 6 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है। यदि मान लीजिए कि 6 वर्ष का जो कार्यकाल है ये 65 वर्ष तक ही चलेगा तो 65 वर्ष होगा, लेकिन 65 वर्ष के बाद का कार्यकाल इनका नहीं चलेगा। यदि 6 वर्ष जो है कार्यकाल अभी 3 ही वर्ष के लिए हो गया और 65 वर्ष पूरा हो गया तो भी इनको अपने पद से हटना पड़ेगा या इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये 6 वर्ष के लिए नियुक्त की जाती है, परंतु 65 वर्ष की आयु
पूरी ना किया हो, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। और इसके साथ ही जोड़ करके इसको पढ़ेंगे तो ये भूलेगा नहीं, ठीक है ना। तो 6 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। हाँ, वेतनमान देखते हैं, इनके वेतन कितने हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा भारत के महान्यायवादी, ठीक है, दोनों का वेतन एक समान है। 90,000 रुपये प्रति माह इनको वेतन दिया जाता है। 90,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि के माध्यम से, संचित निधि से, ठीक है ना। भारत की संचित निधि के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वेतन दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 90,000 रुपये प्रति माह। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन में भी आता है। आगे देखेंगे, हमने बताया कि ये वेतन जो है 90,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो भारत की संचित निधि के माध्यम से इनको वेतन दिया जाता है। तो इसके संबंध में भी इसी तरह से प्रश्न जो है आपके कंपटीशन में आते रहते हैं। और खासकर इनकी सेवा मुक्ति के संबंध में जो बातें हैं, तो यदि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद से इस्तीफा दे दे या रिटायर हो जाए, ठीक है ना, तो ये शर्त है कि वह सेवा मुक्त होने के बाद भारत सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नियंत्रक वहाँ महालेखा परीक्षक को कोई और पद दिया जा सकता है सेवा मुक्ति के बाद। तो सेवा मुक्ति के बाद कोई पद नहीं दिया जाएगा। सेवा मुक्त होने के बाद वह भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो ये भी एक शर्त भी इसकी है ना। देखते हैं कार्य एवं शक्तियाँ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ, जैसा कि हमने बताया कि राज्य तथा संघ के सभी वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण करना, उसकी संपरीक्षा करना, सरकार के समक्ष प्रतिवेदन देना, ये सभी कार्य किसके हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हैं। तो संघ तथा राज्य क्षेत्र की संचित निधि का होने वाला व्यय, होने वाले व्यय की संपरीक्षा करना, ठीक है ना। यानी कि ये कह रहे हैं कि संघ की जो संचित निधि है और राज्य की जो संचित निधि है, ठीक है ना, सब पर होने वाले व्यय की ये संपरीक्षा करता है। कौन करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो सीधे शब्दों में है कि संघ या राज्य की जो संचित निधि है, मुख्य रूप से उसकी देखरेख, व्यय की देखरेख, उसका नियंत्रण करना, ये सभी कार्य जो हैं किसके हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले कार्य हो गए। दूसरे कार्य कौन से हैं? संघ तथा राज्य की आकस्मिक निधि हो या सार्वजनिक निधि हो, ठीक है ना। जैसे संघ और राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक निधि, प्रत्येक राज्य सरकार की अपनी संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, और संघ की सरकार की भी अपनी आकस्मिक और सार्वजनिक निधि होती है। सबकी देखरेख करना, उस पर नियंत्रण रखना, उसकी संपरीक्षा करने का कार्य कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। तो जैसा कि आकस्मिक और संचित निधि पर भी नियंत्रण जो है कौन रखता है? आपके ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही करता है। साथ ही साथ जो संचित निधि या आकस्मिक निधि पर जो व्यय हो रही है, उसका प्रतिवेदन भी सरकार के समक्ष समय समय पर प्रस्तुत करता रहता है। तीसरा कार्य देखेंगे, इसका क्या है? संघ तथा राज्य में होने वाले व्यापार हो, ठीक है ना, संघ में होने वाला व्यापार हो या राज्य में होने वाला व्यापार हो, तो व्यापार तथा विनिमय के संबंध में भी
वह उसके संबंध में भी सरकार को सलाह देता है और उस पर नियंत्रण रखता है। यह कह रहे हैं संघ तथा राज्य में होने वाले जो व्यापार या विनिमय होंगे, ठीक है ना, सबकी संपरीक्षा या सब पर नियंत्रण कौन करेगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेगा। इस तरह से भी है। चौथा कार्य देखेंगे, संघ तथा राज्य के आय और व्यय, है ना, जो संघ की आय व्यय हैं और या राज्य की आय व्यय हैं, सब पर नियंत्रण कौन करता है या देखरेख कौन करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है ना। तो आय व्यय की भी देखरेख कोई करता है, ठीक है। पांचवा जो कार्य है, हाँ, संघ तथा राज्य के निकायों या निगमों से प्राप्त व्यय पर नियंत्रण एवं देखरेख कौन करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए ये भी प्रश्न है। संघ तथा राज्य के जो निकाय हैं, जो निगम हैं, ठीक है ना, उससे प्राप्त जो व्यय है मुख्य रूप से उस पर नियंत्रण करना, उसकी देखरेख करना कौन करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है ना। ये सभी बातें जो प्रतिवेदन देता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो चूंकि नियंत्रण करता है, देखरेख करता है, संपरीक्षा करता है, विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं, यह जो प्रतिवेदन एक वर्ष में तैयार करेगा, ठीक है ना, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, जो एक वर्ष में प्रतिवेदन तैयार करेगा, वह राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के समक्ष जो है यह प्रस्तुत करेगा प्रत्येक वर्ष। ये कह रहे हैं कि जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रत्येक जो इसको शक्तियां कार्य प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना, सबका यह प्रतिवेदन जो है क्या करता है? एक वर्ष में, ठीक है ना, राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है कि कितना खर्च हुआ है, कितना दिया गया, ठीक है ना, सभी का कैलकुलेशन जो है यह मुख्य रूप से संसद में प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के माध्यम से, ठीक है ना। ये भी जानना जरूरी है। हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि जैसे ये तो राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत करता है, लेकिन राज्य का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, ठीक है ना, तो संघ का अलग है, राज्य का अलग है। तो राज्य का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा वह राज्यपाल के माध्यम से कहाँ पे पेश करेगा? राज्य विधानमंडल में। और खासकर राज्य विधानमंडल भी कह सकते हैं, वैसे विधानसभा होना चाहिए, है ना, विधानसभा ही है। देखिए, राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत करता है प्रतिवेदन, और राज्य में राज्यपाल के माध्यम से कहाँ प्रस्तुत करता है? राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करता है कि उसका वर्ष में कितना आय व्यय हुआ, है ना, उसका मुख्य रूप से कितना खर्च किया गया, ये सभी जो है आंकड़े जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देता है। तो जैसा कि मुझको विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न जो आते हैं इसी प्रकार से आते हैं, ठीक है ना। और ये भी मैं बता दूं कि जो ये सब चैप्टर हैं या मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन होते हैं, जैसे वनडे एग्जाम के जितने भी कंपटीशन होते हैं, यूपीपी हो, रेलवे हो, ठीक है ना, या आपके यूपीएसआई का पेपर हो, या सीटेट का एग्ज़ाम हो, विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन इस तरह से जीके जीएस में पूछे जाते हैं, उसी मनोधारणा से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और मुझको मेरा जो प्रयास भी रहा है कि आपको सरल शब्दों में, कम से कम शब्दों में आपको अच्छा ज्ञान दिया जाए और जानकारी दिया जाए। तो मुझको विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, शेयर भी करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।